हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की वीडियो जो आपका हिंदी पेडागोजी से रिलेटिव काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। आज की वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना समय लिए हुए वन बाय वन करके एक एक प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम पहला प्रश्न और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 3 कथन सही होंगे और 3 कथन कौन सही होंगे देखते हैं। विकास एक क्रमानुसार चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात आपका सही है। सही नहीं है कि विकास केंद्र से बाहर की दिशा में होता है, ये नहीं सही है। कि आपका विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, ये नहीं सही है। कि विकास एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, ये नहीं सही है। आपको बता दें, विकास एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, बात तो सही है, ये सही कह रहा है। विकास पैर से सिर की दिशा में नहीं होता है, विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, ये आपका गलत है। तो गलत है, तो इसलिए इसमें कहा है कि कौन सही नहीं है, तो यही आपका सही नहीं होगा। और जो सभी चीजें हैं वो सही है, क्योंकि विकास को आपको पता है केंद्र से परिधि की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर बी, विकास केंद्र से बाहर की दिशा में होता है, यह प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का क्षेत्र होता है, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ए भी सही है, डी भी सही है, आपका सी नहीं सही है। इसलिए ऑप्शन इसी को आप लोग करेक्ट मानिएगा। ये पूछा है कि कौन सही नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे और 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि ये कह रहा है कि बाल विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये बताना है। तो बाल विकास पे जो आनुवंशिकता और पर्यावरण का जो प्रभाव होता है ना, आपको मैं एक बार नहीं कई कई बार बताया हूं कि जो बालक का विकास होता है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये बात को याद रखिएगा। तो केवल आनुवंशिकता बच्चे के विकास में जिम्मेदार होती है, नहीं। केवल पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया होती है और जटिल अंतःक्रिया का जो परिणाम होता है वही आपका क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ और 3 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो समाजीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बता दूं, समाजीकरण जो होती है इसमें बच्चे अपने समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और देखेंगे समाजीकरण यह एक रैखिक प्रक्रिया है, ये तो बात आपका सत्य है दोस्तों। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो यह एक रैखिक प्रक्रिया होती है, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। यह एक अन्वय प्रक्रिया होती है, यह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है, यह केवल औपचारिक संस्थाओं में होता है, यह केवल औपचारिक संस्थाओं में होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। यह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है, ये बात सही है दोस्तों। समाजीकरण जो होती है यह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया होती है, यही कथन आपका सत्य होगा। आज की वीडियो में जितने भी आपके पेडागोजी के ये आपके प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। आपको बता दूं कि जीन पियाजे साहब ने बच्चे की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था: संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको याद रखेंगे। तो ये प्रश्न कहा है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगे। अमूर्त चिंतन का मतलब ये होता है कि वह कल्पना शक्ति उसकी विकसित हो जाए और अमूर्त चिंतन यहीं पे करेगा। अमूर्त चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और 11 साल से ऊपर की जो उम्र होती है ना, 11 साल से जो ऊपर की उम्र होती है, ये अवस्था उन बच्चों के लिए कही जाती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको याद रखेंगे। 0 से 2 साल की जो उम्र होती है ना, ये बच्चे की क्या होती है, संवेदी गामक अवस्था होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 साल से लेकर 7 साल का बच्चा होता है। और याद रखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका 7 साल से लेकर 11 साल का बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बालक कहलाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये जीन पियाजे साहब ने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे की आपके 11 साल से ऊपर की अवस्था होती है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है और इसी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये बात को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आपको याद रखना होगा, कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं, दर्शन शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जो कि बताते हैं, जैसे कि लेव वाइगोत्स्की है, कहते हैं कि बच्चा अपना समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके जुड़ के चीजों को सीखता है। अब देखिएगा, अब देखते हैं कि आपको यह पुरस्कार और दंड की तरफ लेव वाइगोत्स्की लेकर जाते हैं, कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया और भाषा की तरफ लेकर जाते हैं, कि आनुवंशिक परिपक्वता की तरफ लेकर जाते हैं, कि उद्दीपन अनुक्रिया यश आर की तरफ लेकर जाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। मैं आपको बहुत बार बताया हूं कि लेव वाइगोत्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि एक समाजशास्त्री हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया की भाषा की तरफ लेकर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न उन्हीं से रिलेटिव है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी की जो अवधारणा है किसने प्रचलित किया था, या किनकी अवधारणा है जेडपीडी, ये भी प्रश्न बन जाता है तो लेव वाइगोत्स्की का है, ये बात याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जेडपीडी का तात्पर्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आपको मैं एक पहले ही बता दूं कि जेडपीडी का मतलब होता है कि बच्चे को टेम्पररी सपोर्ट देना। जैसे पाड़ आप लोग सुने होंगे, पाड़ का मतलब क्या है, तो इसके फोल्डिंग आप लोग सुने होंगे। तो उसमें ये होता है कि बच्चे को टेम्पररी सपोर्ट दिया जाता है, और बच्चा जो अपने स्वयं से चीजों को कर पाता है और किसी बाहरी सहायता से चीजों को करता है, तो बाहरी सहायता से जो चीज कर ले रहा हो और जो स्वयं से कर ले रहा हो, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को जेडपीडी बोलते हैं। बात याद रखेगा। अब देखते हैं, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कार्य होता है जेडपीडी? नहीं। बच्चे द्वारा बिना किसी मदद के किए जाने वाला कार्य होता है जेडपीडी? नहीं। बच्चे द्वारा अकेले किए जा सकने वाले तथा सहायता से किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है। मैंने आपको बता दिया, यही होता है जेडपीडी दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि जेडपीडी होता क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिन्यास किस स्तर से संबंधित है? मैं आपको एक बार नहीं 2-3 बार बता दिया हूं। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अपने मतलब अपने प्रशंसा करने के भाव जब उत्पन्न होते हैं तो उसको पारंपरिक स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पारंपरिक स्तर बोलते हैं। और ये प्रश्न बहुत भर भर के आपके सीटेट में पूछता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की तरफ। और 8 नंबर प्रश्न आपसे क्या करा, बिना समय लिए हुए तो हम चीजों को आसानी से और बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। बाल केंद्रित कक्षा जो होती है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि बाल केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित कक्षा वो कक्षा होगी जिसमें बालक को ध्यान में रखकर भवन को तैयार किया जाएगा, या जो भी स्टडी मटेरियल होंगे वो बच्चे को ध्यान में रखकर, कोई उसका सिलेबस हो या कोई भी शिक्षा प्रदान की जा रही हो टीचर के द्वारा, तो वह बालक को ध्यान में रखकर ही कराई जाएगी। यही होती है बाल केंद्रित शिक्षा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होगा बालक, तो वो बाल केंद्रित कक्षा होगी आपकी। कि शिक्षक का कठोर नियंत्रण होगा, तो वो होगी। कि बच्चे की सक्रिय सहभागिता और उनके अनुभव का प्राथमिकता अगर दे दिया जाए तो वो होगी। और केवल परीक्षा आधारित आप मूल्यांकन करेंगे तो यह बाल केंद्रित आपकी कक्षा होगी, नहीं होगी। बाल केंद्रित कक्षा वो होगी जो बालक को सहायता दे, सुगमकर्ता का कार्य करे और बालक के समृद्ध वातावरण को तैयार किया जाए। जो आपका क्लासरूम है वह बालक के अनुकूल पूरक तैयार किया जाए, तो वह बाल केंद्रित शिक्षा होगी। इस बात को याद रखेंगे, जहां पे मातृभाषा को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 9 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर, आपको बता दें कि बहुबुद्धिता का सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था, ये भी याद रखेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरे की भावनाओं और मनोदशाओं को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे, दूसरे की भावनाओं को और मनोदशा को समझने की बात कहा है तो उसको बोलते हैं अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। क्या बोलते हैं? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, दूसरे की भावनाओं और मनोदशाओं को समझने की क्षमता, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि बोलेंगे। लेकिन स्वयं की बात बोलता तो अंतः व्यक्तिगत बुद्धि बोलते। अंतः स्वयं की बात होता तब, और अंतर दूसरे की बात कर रहा है तब। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, सभी प्रश्न को बिल्कुल ध्यान तरीका से हम कवर करेंगे, बिना कोई इसमें परेशानी के हम चीजों को कवर करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में शिक्षण पर बल देती है? बिल्कुल आपको पता है, मातृभाषा, या उसको घर की भाषा, या उसको क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर सी, यही जो है ना, यही भाषा को प्राथमिकता दी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बिना सोचे समझे हम चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। और 11 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं आपको जानना होगा। सबको समान शिक्षा का अवसर मिले या समान शिक्षा मिले, एक छत के नीचे एक कक्षा में कोई भी जाति का, कोई भी मजहब का, कोई भी वेशभूषा का, कोई भी भाषा बोलने वाला बालक को, सबको समान दृष्टिभाव से अगर टीचर पढ़ाता हो तो उसको समावेशी कक्षा और उस शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। बात अब ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है, विशेष बच्चों की अलग 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 थलग पढ़ाएंगे तो वह समावेशी शिक्षा होगी? नहीं, एक कक्षा में एक साथ की बात अगर कोई करता है ऑप्शन तो उसके साथ चले जाते हैं। केवल दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल खोलना ये समावेशी शिक्षा है? नहीं। केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, ऐसा नहीं है दोस्तों। केवल की बात कर दिया तो केवल एक ही व्यक्ति या एक ही समूह की तरफ डिनोट कर रहा है, इशारा कर रहा है। यहाँ पे देखेगा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, यही होता है समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये वाला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पठन वैकल्प मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? और मैं आपको बताया हूं कि पठन वैकल्प मतलब पढ़ने में समस्या है, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। और डिसलेक्सिया जो होती है ना, ये पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसको बोलते हैं। लिखने की कठिनाई डिस्ग्राफिया होती है, ये होगा नहीं। पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई, ये नहीं होगा दोस्तों, यही होगा। पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई करने वाला जब होगा ना तो यही आपका होगा, इस बात को याद रखेगा, ध्यान रखेगा। गणितीय वैकल्प जो होता है डिसकैलकुलिया होता है, ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई जो होती है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न आपसे डिसकैलकुलिया, और आपको पता है कैलकुलिया कैलकुलेटर शब्द से बनता है। कैलकुलेटर गणना करने के काम आता है, गणितीय गणना करने में काम आता है। तो अधिगम अक्षमता वाला बालक क्या नहीं कर पाएगा, तो डिसकैलकुलिया मतलब गणना करने में वह अक्षम है। तो यहाँ पे गणना कहाँ पे किया जाता है, गणितीय संगणना में समस्या अगर बच्चे के अंदर आ जाए ना तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। गणितीय संगणना में समस्या आती है बालक के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपसे कहूंगा कि अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अभिषेक इस एकेडमी के इस वीडियो को या अन्य वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो बिल्कुल पढ़ रहे हो और उनको ये समस्या हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से चीजों को सीखते और समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि जो आपका डिस्ग्राफिया होता है, ग्राफ का मतलब लेखन से होता है। ग्राफ का मतलब किससे होता है दोस्तों, लेखन से होता है। और डिस्ग्राफिया किससे होगा, सुनने में कठिनाई होगा? नहीं। हस्तलेखन लिखने में कठिनाई होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि जो आपका ADHD अवधान न्यूनता सक्रियता विकार से ग्रस्त बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है, ये आपको बताना है। तो इससे अगर कोई बच्चा प्रभावित है तो उसकी मुख्य विशेषता क्या होगी, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखना उसकी मुख्य विशेषता होती है। कि आवेगशीलता और एक स्थान पर टिक कर न बैठ पाना, ये उसकी होती है। हाइपरसिटी उसके अंदर होती है, वह बच्चा हाइपर होता है। जो ADHD से ग्रस्त बालक होता है वह हाइपर होता है, एक समय पर एक ही जगह पर वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है या बैठ नहीं पाता है, उसके अंदर एक्टिवता होती है, हाइपर होता है बच्चा, इस बात को याद रखेंगे। आवेगशीलता उसके अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर की बात करते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। और सीखने में या सीखते समय
अगर आपका आकलन करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चा को सीखने में मदद पहुंचाना, बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है उसके गलती को इंगित करना और इंगित करके उसको सुधारने के अवसर देना, मौका प्रदान कराना, यही उसका मुख्य लक्ष्य होता है जो अधिगम में आकलन का। छात्रों को ग्रेड और अंक देना ऐसा नहीं होता है प्यारे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार हेतु प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, ये वाला बात बहुत अच्छा कहा है। वर्ष के अंत में बच्चों को पास या फेल करना ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों की आपस में तुलना कराना, बच्चों को आपस में हम तुलना कराएंगे नहीं। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया के दौरान सुधार हेतु प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगला की तरफ। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का प्रमुख लक्षण क्या होता है, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, जो सृजनात्मकता टाइप का बालक होता है, जो एक्टिव टाइप का बालक होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अभिसारी सोच होती है कि अपसारी सोच होती है, कि वह एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि सृजनात्मकता प्रवृत्ति का जो बालक होता है उसके अंदर अपसारी सोच होती है। अपसारी सोच होती क्या है, इसके तमाम जो माइंड सेटअप होते हैं वो विकसित होते हैं। यहाँ पे देखेगा अभिसारी सोच चिंतन नहीं होगा, अपसारी चिंतन एक ही आंसर की तरफ इंगित करता है, और जो अपसारी चिंतन होता है इसके तमाम आंसर हो जाते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मेला पर निबंध लिख दीजिए, तो बच्चा होगा ना, एक कक्षा में अगर 30 बच्चे बैठे होंगे तो वह मेला पर निबंध 30 बच्चे 30 तरीके से लिखेंगे। अगर मैं कह दूं कि 2+2 को जोड़ दीजिए, तो एक कक्षा में बैठे हुए अगर बच्चे सही जोड़ेंगे तो सभी बच्चे 4 ही लिखेंगे। तो यह आपका अभिसारी चिंतन होगा, और यह जो चिंतन होगा ये अपसारी चिंतन होगा। और जो सृजनात्मकता प्रवृत्ति का बालक होता है, जिसके अंदर जिसके लक्षण सृजनात्मकता टाइप के होते हैं, उसकी चिंतन अपसारी चिंतन होता है। रटकर याद कराना ये सृजनात्मकता का लक्षण नहीं हो, कम बुद्धि का होना ये भी सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो कह रहा है ना, ये बिल्कुल सही है, सृजनात्मकता का लक्षण को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के बाद। नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। मैं आपको बता दूं कि नोम चॉम्स्की ऐसे एक मनोवैज्ञानिक हैं जो बच्चों पर अध्ययन किए, और अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने बताया कि जो बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, उनके अंदर जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। अब देखिए ऑप्शन की तरफ आते हैं। अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखते हैं, नहीं। स्किनर स्किनर ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बच्चा नकल करके एक दूसरे के अनुकरण करके सीखता है। स्किनर साहब कहते हैं जन्मजात होती है। यही है नोम चॉम्स्की के कथन। केवल पर्यावरण पर बच्चे निर्भर होते हैं भाषा सीखने के लिए, नहीं। पुरस्कार पर निर्भर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पुरस्कार से बच्चों की भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट का नहीं होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्किनर साहब कहते हैं कि बच्चे में जो जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी पुरानी योजनाओं में नई जानकारी को सम्मिलित करता है तो इसे क्या कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जब पुरानी पुरानी योजनाओं में नई जानकारी को सम्मिलित करता है तो उसको आत्मसातीकरण बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे, आत्मसातीकरण बोलते हैं। समायोजन क्या होता है, समायोजन ये होता है कि उसमें हम डेवलप करके चीजों को जोड़ते हैं तो इसको समायोजन बोलते हैं। लेकिन आत्मसातीकरण ये होता है कि पुरानी योजनाओं में नई जानकारी को सम्मिलित करना, इसको आत्मसातीकरण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा उसी का विपरीत यहाँ पे कहा है कि जब बच्चा अपनी पुरानी योजनाओं में बदलाव करके नई स्थिति के साथ तालमेल बैठाता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर ज्यों का त्यों अगर वो बच्चा जुड़े तो उसको आत्मसातीकरण बोलते हैं, लेकिन जब उस योजनाओं में थोड़ा सा डेवलप करे, बदलाव करे तो उसको समायोजन बोलते हैं। ये बात को याद रखेंगे। ये पियाजे के दो कथन, आत्मसातीकरण और समायोजन, दोनों चीजें याद रखेंगे। दोनों चीज पियाजे साहब यही बताते हैं कि बच्चा अपने समाज से कुछ चीज को सीखकर अपने स्कीमा का विकास करेगा। अब देखिएगा स्कीमा का विकास कैसे करेगा। अगर बच्चा किसी की सिखाई गई बात को उसी का उसी तरह पेश कर ले या उसी का उसी तरह अपने माइंड में सेटअप कर ले तो उसको आत्मसातीकरण बोलेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव करके, उस चीजों में बदलाव करके अपने अंदर सेट करे तो उसको समायोजन बोलेंगे। अगर बदलाव करके सीखेगा तो समायोजन, और सेम चीजों को सीखेगा तो आत्मसातीकरण। दोनों चीजें याद रखेगा, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई कई बार पूछा है तो मैंने इसको भी आपके सामने रख लिया है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है। मैं आपको कई बार बताया कि जो भाषा अर्जन होता है और भाषा अधिगम होता है। भाषा अर्जन जो होता है ना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है।
ये सरल प्रक्रिया होती है, लेकिन यह बिना प्रयास से सीखी जाती है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन जो भाषा अधिगम होती है या प्रयास से सीखी जाती है, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। यहाँ इसके लिए किताब की आवश्यकता होती है, बुक की आवश्यकता होती है, टीचर की आवश्यकता होती है, दूसरे से हम सीखते हैं, इसको भाषा अधिगम बोलते हैं। बात को याद रखेंगे। अब देखिएगा, भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है? नहीं दोस्तों, भाषा अर्जन सरल और सहज होता है। भाषा अर्जन सहज, प्राकृतिक और अनौपचारिक होता है। बात तो सही कहा है। भाषा अधिगम केवल घर में होता है? नहीं, भाषा अधिगम आपका कहीं भी हो सकता है। इस बात को याद रखेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा हम कहेंगे नहीं। इसको मानेंगे नहीं, इसको मानेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है ना कि भाषा अर्जन सहज, प्राकृतिक और अनौपचारिक होती है, इस बात को आपको याद रखना होगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम 22 नंबर की तरफ चलते हैं और 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि जो आपका बहुभाषिकता कक्षा में एक डाट डाट के रूप में देखी जानी चाहिए। अब देखिएगा, बहुभाषिकता होती क्या है? मतलब ये है कि एक कक्षा में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बताती है हमें कि एक कक्षा में 1 to 5 मतलब प्राइमरी के कक्षाओं में 30 बच्चे होंगे एक टीचर पे, ठीक है। और आपका 6 to 8 की कक्षाओं में आपके 35 बच्चे होंगे एक टीचर पे। लेकिन मुझे ये बताना है, लक्ष्य देखिएगा, ये 30 बच्चे को एक कक्षा है मान लीजिए, और 30 बच्चों की एक कक्षा में अलग अलग भाषा के बोलने वाले बच्चे हैं, जिसको बहुभाषिकता बोलते हैं। तो बहुभाषिकता वाली कक्षा क्या होती है? बाधा होती है? क्या होती है? चुनौती को स्वीकार कराती है टीचर को? नहीं, मैं आपको बार बार बताऊं कि अगर एक कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो यह बहुभाषिकता वाली कक्षा है। और बहुभाषिकता वाली जो कक्षा होती है वो काफी बेस्ट कक्षा होती है। इसमें बच्चों को अवसर मिलते हैं, बच्चों को अवसर प्रदान होते हैं एक दूसरे से चीजों को सीखने में। ये बात को याद रखेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो बहुभाषिकता की कक्षा में एक डाट डाट के रूप में देखी जानी चाहिए, संसाधन रिसोर्स के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि बहुभाषिकता वाली कक्षा होती है, इसमें बच्चों के अपने लैंग्वेज आदान प्रदान करने के अवसर मिलते हैं। तो इसको संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अर्थों को जानना होता है, अर्थ की प्राप्ति करना होता है, अपने भाव विचारों को प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन की तरफ आते हैं। देखिएगा, केवल व्याकरण के नियम याद कराना होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा का मुख्य उद्देश्य। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग योग्य बनाना होता है। बात सही है, कठिन शब्दों का अर्थ रटाना के साथ हम जाएंगे नहीं। परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने का मुख्य उद्देश्य होता नहीं है, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे होते हैं। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने योग्य बनाना, यही होता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य। ये बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम फिर पुनः चलते हैं आगे 24 नंबर प्रश्न की तरफ, जो आपका स्टेप फोल्डिंग, जिसको पाड़ ढांचा बोलते हैं, शब्द का अर्थ वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? वाइगोत्स्की साहब ने ही स्टेप फोल्डिंग शब्द का बात कहा। पाड़ पाड़ पूछे कि पाड़ किसकी अवधारणा है, ढांचा किसकी अवधारणा है, तो सब याद रखिएगा, यह लेव वाइगोत्स्की साहब का है। लेव वाइगोत्स्की साहब बताते हैं, पाड़ का मतलब होता है टेम्पररी सपोर्ट, बाहरी सहायता देना। जब बच्चा अधिगम कर रहा हो, जब बच्चा सीख रहा हो, तो कहीं पे कठिनाई उसके अंदर आ जाए तो आप उसको बाहरी रूप से संकेत दें, हिंट दें, सहायता दें, यही होता है पाड़ या स्कैफोल्डिंग। ये बात को याद रखिएगा। बच्चे को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना, इसका मतलब होता है कि आवश्यकता पड़ने पर दी जाने वाली अस्थायी सहायता, जिसको टेम्पररी सपोर्ट बोलते हैं, ये होता है। बच्चे को दंड देना ये होता है, उत्तर हटाना ये नहीं होता है। यही होता है दोस्तों स्कैफोल्डिंग का मतलब, आवश्यकता पड़ने पर दी जाने वाली आपकी अस्थायी जो सहायता होती है, जिसको टेम्पररी सपोर्ट बोलते हैं, यही होता है पाड़ या ढांचा स्कैफोल्डिंग। चलिए, अब आगे देखते हैं, 25 नंबर की बात करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर होता है, ये आपको बताना है। सतत और व्यापक का मतलब ये होता है ना कि लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार, और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना होगा। बच्चों को श्रेणीबद्ध करना कहा गया, केवल अंत में परीक्षा लेने पर होता है, कि बच्चों के विकास के सही पहलुओं, संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक के निरंतर आकलन पर होता है, कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने पर होता है, कि केवल लिखित परीक्षाओं पर होता है।
आपको पता भी होगा, मैं एक बार नहीं कई कई बार बताया हूं कि सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब लिखित परीक्षाओं पर नहीं होगा, बच्चों को श्रेणी में बांटना या वर्गीकरण करना ऐसा नहीं होता है, केवल परीक्षा लेने पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है ना कि बच्चों के विकास के सभी पहलुओं को संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक के निरंतर आकलन पर होता है। ऐसा नहीं है कि केवल परीक्षाओं पर ही आप निर्धारित रखेंगे, सामाजिक आर्थिक और शारीरिक सभी चीजों को ध्यान में रख के बच्चों के संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों चीज का मैं बात कर रहा हूँ, निरंतर आकलन करना ही क्या कहलाता है, आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। और बच्चे के सीखने में यह काफी अपना महत्वपूर्ण रोल या प्ले अदा करता है, ये बात याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की तरफ। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा, अब देखिएगा अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशनल। दो प्रकार के मोटिवेशनल होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। बच्चे दो प्रकार से मोटिवेट होते हैं, जो आंतरिक मोटिवेशन होता है यह अस्थायी होता है, और जो बाह्य मोटिवेशन होता है यह अस्थायी होता है। जो आंतरिक मोटिवेशन होता है यह बच्चे के स्वयं लगन से उत्पन्न होता है, और जो बाह्य मोटिवेशन होता है या किसी कहानी से, पिक्चर से, या किसी फोटो से, या किसी अन्य शायरी वगैरह से ये आपके अंदर उत्सर्जित होते हैं। तो इसलिए आपके अंदर कौन सा मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो आंतरिक की, क्योंकि यह अस्थायी होता है, लंबा होता है, टिकाऊ होता है। अब देखिएगा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। पुरस्कार पाने के लिए पढ़ेंगे तो अब यह आंतरिक मूल्यांकन अभिप्रेरणा होगा, नहीं होगा, कुछ तुच्छ समय के लिए होगा। शिक्षक की डांट से बचने के लिए ये भी आपका अस्थायी मोटिवेशन है। स्वयं की रुचि और आत्म संतोष के लिए जब बच्चा पढ़ता है ना, तो इसी को आंतरिक मोटिवेशन बोलते हैं। परीक्षा में प्रथम पाने के लिए बच्चा पढ़ता है तो इसे बाह्य मोटिवेशन बोलते हैं। ये नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों जो गलत है ना, ये बाह्य मोटिवेशन की एग्जाम्पल है। और जब बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होता है, जो बच्चा अपने रुचि के अनुसार पढ़ता है कि मैं पढ़ूंगा तो डॉक्टर बन जाऊंगा, मास्टर बन जाऊंगा, तब बच्चे के अंदर क्या होते हैं, आंतरिक मोटिवेशन की प्राप्ति होती है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। जिज्ञासा, जिज्ञासावश सीखना, कि आपका ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ना, ट्रॉफी या नकद पुरस्कार जीतने के लिए खेलना, और आनंद प्राप्त करने के लिए चित्र बनाना। अब देखिएगा आनंद प्राप्त करने के लिए चित्र बनाने की बात हो, चाहे ज्ञान वर्धन के लिए पढ़ने की बात हो, चाहे जिज्ञासा के लिए सीखने की बात हो, ये सभी आपके आंतरिक मोटिवेशन की एग्जाम्पल है, सभी अस्थायी है। लेकिन बच्चा अगर ट्रॉफी या नगद पुरस्कार जीतने के लिए खेल रहा हो तो यह आपके बाह्य अभिप्रेरणा के एग्जाम्पल है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने यह कह रहा है कि इसके फोल्डिंग का एक सटीक व्यवहारिक उदाहरण क्या होगा। अब देखिएगा बच्चों को उत्तर लिख कर दे देना, ये इसके फोल्डिंग है नहीं, सहायता की बात करेगा, बाहरी सहायता की बात करेगा, हिंट की बात करेगा, संकेत की, ढांचा की, पाठ की बात करेगा, तब आप कहेगा कि इसके फोल्डिंग है। समस्याओं को हल करने के लिए संकेत या आधा हल किया हुआ उदाहरण देना, यहाँ पे है दोस्तों। छात्र को कार्य न करने पर क्लास से बाहर निकालना, इसका इसके फोल्डिंग से कोई भी मतलब नहीं रखता है। केवल अंक देना ऐसा कुछ नहीं है, याद रखेंगे। बच्चे को देखिएगा यहाँ पे सहायता प्रदान करने की बात कर रहा है, समस्या को हल करने के लिए संकेत देना या आधा हल किया हुआ उदाहरण दे देना, ये पाठ या ढांचा इसके फोल्डिंग लेव वाइगोत्स्की का कथन को ये पुष्टि करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए, आपको बताना है। केवल पाठ्य पुस्तक से जोड़ना चाहिए, बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, केवल वार्षिक परीक्षाओं से जोड़ना चाहिए, और कक्षा के चार दीवारियों तक सीमित रखना चाहिए। सीमित नहीं रख सकते, केवल वार्षिक परीक्षा से हम नहीं जोड़ सकते, केवल पाठ्य पुस्तक से नहीं जोड़ सकते, बाहरी जीवन से हम जोड़ सकते हैं। एनसीएफ 2005 जोड़ता है। एनसीएफ 2005 इस बात की अवधारणा को प्रस्तुति देता है कि ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए, तो बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 30 नंबर प्रश्न की, और 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियां शिक्षण प्रक्रिया में क्या दर्शाती है। मैं आपको पेडागोजी में बहुत बार बताया कि बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसको डांटे मारे पीटे फटकारेंगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वर्गीकृत नहीं करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, उसको उत्तेजना कुछ भी नहीं करेंगे। जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने का प्रथम हिस्सा होती हैं, इस बात को याद रखेंगे। जो बच्चा त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव वे में स्वीकार करेंगे, एक सफल टीचर का एक गुण होता है। आगे देखेंगे बच्चे की नालायकी का यह रूप होता है, शिक्षक की असफलता का गुण होता है,
अधिगम प्रक्रिया का एक सहज और महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इससे बढ़िया ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलेगा। अधिगम की पूर्ण अनुपस्थिति, इससे आप निर्धारित करेंगे नहीं, ये वाले ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। जो बच्चे गलती करते हैं तो अधिगम की प्रक्रिया का एक सहज और महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जो गलती करना ही बच्चा वहां से सीखने का स्टार्टअप करता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार जीववाद का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। तो पियाजे के अनुसार जो जीववाद का क्या अर्थ होता है, सजीव वस्तुओं को निर्जीव समझना ये होता है। कि निर्जीव वस्तुओं जैसे कार पंखा को सजीव समझना ये होता है। केवल जानवरों से प्यार करना ये होता है। तार्किक चिंतन करना ये होता है। आपको बता दें पियाजे के अनुसार जो जीववाद का अर्थ होता है ना, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है ना, कि निर्जीव वस्तुओं जैसे कार पंखा को सजीव समझना, यही आपका जो पियाजे का कथन है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। और 32 नंबर प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कविता और कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को कहानियां और कविता अगर आप सिखा रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे के अंदर रुचि जागे, बच्चे के अंदर इस रस की प्राप्ति हो और रस की अनुभूति हो, बच्चा सीखने में मन लगे उसका, यही कहानी का बस उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं होता है कि अब यहाँ पे कहानी सुनाना या कविता सुनाना का कुछ बड़ा आप उद्देश्य मान पाए, नहीं। बच्चे को केवल आनंदित रखना, रसों की प्राप्ति कराना, यही होता है। यह बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास कराना ये होता है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। केवल कठिन शब्दों का अर्थ बताना होता है, नहीं दोस्तों। केवल नैतिक शिक्षा देना, नहीं दोस्तों। कविताओं को कंठस्थ कराना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। ये वाला उद्देश्य होता है कि बच्चों की कल्पनाशीलता और यहाँ पे सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। और 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि पोर्टफोलियो क्या है, ये आपको बताना है। तो पोर्टफोलियो क्या है, छात्र के अंकों की लिस्ट है, नहीं, ये फोल्डर है। ये आपका फोल्डर है, ये आपका फाइल है। और वो फाइल है जिसमें बच्चे के प्रगति का विवरण लिखा होता है। इसमें लिखा होता है कि बच्चा कितना प्रगति किया है, बच्चा कहाँ पे कमी है, बच्चे में कहाँ पे बच्चा सीख लिया है, सब चीज का उसमें विवरण होता है। ये होता है पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चे के सीखने में, अधिगम में, ये सफल टीचर होता है, काफी उसको मदद मिलती है, सहायता मिलती है। अब देखिएगा, एक निश्चित अवधि में छात्र द्वारा किए गए कार्यों का क्रमिक संग्रह होता है। शिक्षक का रिपोर्ट कार्ड होता है। गृह कार्य का कॉपी होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है दोस्तों। आपका ये वाला ऑप्शन सही है कि यह एक निश्चित अवधि द्वारा किए गए कार्यों का क्रमिक संग्रह होता है। और पोर्टफोलियो जो होती है बच्चों को सीखने में मदद पहुंचाती है, टीचर को। याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है 34 नंबर। भाषा सीखने में सबसे समृद्ध परिवेश कौन सा है, आपको बताना है। भाषा सीखने में जो परिवेश होता है और जो वातावरण होता है, जो आपकी आनुवंशिकता होती है, काफी मदद पहुंचाती है। तो यह प्रश्न ये कहा है कि भाषा सीखने में सबसे समृद्ध परिवेश कौन सा होता है। केवल चार्ट से भरी कक्षा होती है, ये सही होगा। कि ऐसा वातावरण जहां बच्चों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के प्रचुर अवसर मिले, ये होता है। जहां केवल शिक्षक ही बोले, वो होता है। कि जहां शांति से बैठकर रटा जाए, वो होता है। याद रखेंगे, समृद्ध प्रिंट परिवेश वो होता है ना, ऐसा वातावरण बच्चे के लिए प्रदान कराना जहां पे बच्चे को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के अवसर मिले। ऐसा ऑप्शन से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हम 35 नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये कहा है, काफी बार मैंने आपको बता भी दिया है, जेंडर क्या है। और यहाँ पे जेंडर के साथ साथ आपका सेक्सुअल भी पूछता है कि सेक्सुअल क्या है। दोनों को ध्यान रखिएगा। जेंडर आपकी क्या है दोस्तों, तो यह एक सामाजिक संरचना है, इस बात को याद रखेंगे। यह सामाजिक संरचना है, जबकि जो सेक्स जो होता है ना, यह आपका जैविक संरचना है। दोनों को याद रखेंगे, यह एक सामाजिक संरचना है क्या दोस्तों, तो जेंडर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सहानुभूति और परानुभूति में से एक शिक्षक में किसका होना आवश्यक है। मतलब एक शिक्षक के अंदर कैसा, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, सहानुभूति वाला होना चाहिए, कैसा दृष्टिकोण का होना चाहिए, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन आप देखेंगे, कठोरता जैसा होना चाहिए, उदासीनता जैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके बिल्कुल दोनों ही गलत हो गए। यहाँ पे देखिए, केवल सहानुभूति, केवल सहानुभूति का बात आया तो इसको गलत कर दीजिए। अब यहाँ पे परानुभूति होनी चाहिए, दूसरे के दृष्टिकोण को स्वयं महसूस करना, इसका मतलब होता है परानुभूति
का, एक सफल टीचर का गुण ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक्य जिसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, स्वनियमन क्या है ये आपको बताना है। जैसे कि बालक को आप सुने होंगे, और जो बालक होते हैं मन ही मन बड़बड़ाते हैं। वाइगोत्स्की साहब बताए थे कि बच्चा जो प्राइवेट स्पीच बोलता है, अकेले में रहता है तो बच्चा कल्पना करता है और कल्पना से अपनी चीजों को सीखने का कार्य करता है। तो यह किस चीज को इंगित करता है? जो प्राइवेट स्पीच होता है, निजी वाक्य होता है, आत्म केंद्रित सत्ता का लक्षण ये आपको दर्शाएगा दोस्तों कि आपका बच्चों द्वारा अपने विचारों और कार्यों को निर्देशित करने का साधन है। ये बात है कि पागलपन का संकेत नहीं होगा। शिक्षक को परेशान करने की क्रिया, इससे कुछ भी इसका रिलेशन नहीं है। जो प्राइवेट स्पीच होता है, इसके द्वारा बच्चे अपने विचारों और कार्यों को निर्देशित करने के साधन होते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पियाजे ने बच्चों के निजी भाषण या स्वयं से बात करने को क्या नाम दिया है, ये आपको बताना होगा। जो पियाजे साहब हैं वो बच्चे के प्राइवेट स्पीच, जैसे आप लोग वाइगोत्स्की में सुने हैं, इसको अहम केंद्रितवाद उन्होंने बताया है। कौन दोस्तों? पियाजे पियाजे साहब ने अहम केंद्रितवाद किसको बोला है? उन्होंने बताया है कि बच्चे अपने निजी भाषण या स्वयं से बात करने को क्या कहा जाता है, तो अहम केंद्रितवाद उन्होंने बताया है। और लेव वाइगोत्स्की साहब ने इसी को प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है। दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी हैं। आपको एक बार नहीं बहुत बार बताया, कहां गए जॉन डीवी, याद रखेंगे। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक यही बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न की कि लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना पर सबसे ज्यादा बल कौन सा विचारधारा देती है, ये आपको बताना है। लर्निंग बाय डूइंग, याद रखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना, इस पर कौन सी जो है सबसे ज्यादा प्रबल या बल देती है, याद रखेंगे। व्यवहारवाद, प्रगतिशील एवं बाल केंद्रित शिक्षा, कि आपका परंपरा अनुकूल शिक्षा, कि आपकी परीक्षा केंद्रित शिक्षा। याद रखेंगे, बालक को ध्यान में रखकर देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना, ये बच्चा यहाँ पे काफी रुचि तरीका से सीखता है और यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। भाषा के प्राथमिक कौशल कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो भाषा के प्राथमिक कौशल आपको पता है ना कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस क्रम होते हैं कि पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। अब प्राथमिक कौशल हम देखते हैं, ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अब पढ़ना और लिखना होता है, सुनना और बोलना होता है। सुनना, बोलना, और इसके बाद आपका आता है पढ़ना, और इसके बाद आता है आपका लिखना, और यही वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सुनना लिखना होता नहीं, ये सब होते नहीं, सभी गलत है। यही आपका सही, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ऑप्शन नंबर बी आपका जो राइट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न। भाषा के उत्पादक कौशल कौन से हैं? भाषा के उत्पादक कौशल मतलब भाषा का कहाँ से उत्सर्जन होता है, बच्चा का कहाँ से भाषा का उत्सर्जित करता है। आपको बता दूं, भाषा आप लोग सुने होंगे कि यहाँ पे सुनना, याद रखिएगा, थोड़ा टाइम देख लेते हैं। सुनना हो गया, इसके बाद आपका बोलना हो गया, इसके बाद आपका पढ़ना हो गया, और इसके बाद आपका लिखना हो गया। अब देखिएगा, दो चीजें होती है। एक होता है कि हम चीजों को दूसरे के सामने पेश कर पाए, तो यही आपसे कहा है कि भाषा के उत्पादक मतलब पेश करने वाले कौशल क्या है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा। अब देखिएगा, बोलकर या आपका पढ़कर, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि दोनों, जैसे बोलना हो गया और लिखना हो गया, और बोलना, पढ़ना, लिखना हो गया ना, ये देखिएगा बोलना, और यहाँ पे हो गया दोस्तों लिखना। यह जो दोनों है, यह प्रस्तुति के साधन है। किसके साधन है? याद रखेंगे, प्रस्तुत करने के साधन है। सुनना और पढ़ना यह आपके ग्रहण करने के साधन है। याद रखेंगे, ये कौशल आपको मिले होंगे, आप सीखे होंगे कि बच्चा बोलकर और लिखकर दोनों को अपने विचारों को दो तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन सुनकर और पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकता है। और यही प्रश्न आपसे कहा कि भाषा के उत्पादक क्या है, तो भाषा के उत्पादक आपका बोलना और लिखना होगा। कहां पे गया दोस्तों? बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए अब देखते हैं 44 नंबर की बात करते हैं। भाषा के ग्रामात्मक कौशल कौन से हैं? अभी आपको बताएं। अब ग्रहण वाली बात का है तो सुनना और पढ़ना होगा। ये ध्यान देखिएगा, सुनना और पढ़ना, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 45 नंबर की बात करते हैं। 45 नंबर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बालकों के भाषा विकास के लिए जो आपका लर्नर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको एलएडी बोलते हैं, कि विचार किसने दिया था? तो नोम चॉम्स्की ने दिया था। इन्होंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो एलईडी डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, भाषा सीखने की इनमें जन्मजात क्षमता होती है। बिल्कुल, इसमें क्या सीखना, नोम चॉम्स्की के कथन है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम 45 नंबर की तरफ चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को अनुभव साझा करने का अवसर देती है, या किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण को, रचनावादी और निर्माणवादी दृष्टिकोण को? बात सही कह रहा है। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण को, रटनतम विद्या को? नहीं, रटनतम विद्या को नहीं। ये तो कही है कि बच्चों को अनुभव साझा करने के अवसर दिया जाए, अच्छी बात कही है दोस्तों। शिक्षक केंद्रित बात नहीं है, बाल केंद्रित बात है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण नहीं होगा, ये होगा रचनावादी निर्माणवादी दृष्टिकोण को डिनोट कर रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 46 नंबर की। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये आपको बताना होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, बच्चे को सीखने में मदद पहुंचाया जाए, यही इसका उद्देश्य होगा। अब देखिएगा, विद्यार्थियों को पास और फेल में बांटना, ये आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए? नहीं। बच्चों की अवधारणात्मक समझ और अधिगम अंतराल को पहचान कर सुधार करना, ये वाला बात सही कहा है। मेरिट सूची तैयार करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। रिपोर्ट कार्ड में केवल ग्रेड दर्ज कराना इसका उद्देश्य नहीं होता है। ये आपके गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये वाला ऑप्शन बी जो दिख रहा है ना, वही सही होगा कि बच्चों को जो आकलन का प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक आकलन का उद्देश्य ये होता है कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है और गलती को सीखने के उसकी मदद पहुंचाने के लिए कैसे उसको हिंट दिया जाए, यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। चले 47 की तरफ चलते हैं। आपका 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या भूमिका होनी चाहिए? समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो समावेशी कक्षा में सबको समान शिक्षा मिल रही हो, समान शिक्षा के अवसर मिल रहे हो, सबको बोलने के, अपने विचार रखने के, प्रगति सब कुछ मिलता हो, इसी को समावेशी कक्षा बोलते हैं। या समावेशी शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो एक मार्गदर्शक की, एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, केवल समान बच्चों पर ध्यान देना उनका लक्षण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान कराना, बात सही है। केवल दिव्यांग बच्चों पर ही समय बिताना नहीं, बच्चों को भेदभाव करना नहीं। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना कि प्रत्येक बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के अवसर प्रदान कराना, इसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। ये बात याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। और 48 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी है? अब देखिएगा, दृष्टि बाधित मतलब जो दिख नहीं पाता हो। अब देखिएगा, जो दिख नहीं पाता तो उसको आप कैसे पढ़ाएंगे? केवल पुस्तकें और चित्र से। अब चित्र उसको कैसे दिखेगा? ये तो गलत हो जाएगा, वो दिख ही नहीं पा रहा है। स्पर्शनीय सामग्री और श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री मतलब कि वो सुनकर पढ़े और स्पर्श करके पढ़े, बात सही है। स्पर्श करके देखते हैं आप लोग, ब्रेल लिपि में स्पर्श करके खानों को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। बिना आवाज वाली वीडियो आप सुनाएंगे तो वीडियो दिखाएंगे तो देख पाएगा, थोड़े नहीं, आवाज उसका आइबे नहीं करेगा। बिल्कुल ये उसके लिए मददगार नहीं होगा, केवल ब्लैक बोर्ड कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए स्पर्शनीय सामग्री का प्रयोग करेंगे और उसके साथ साथ श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑडियो लेक्चर उसको दिखाएंगे, सुनाएंगे, जिससे वह कर पाएगा। देख तो पाएगा नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का 49 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि प्रतिक्रिया समय और सूझ अंतः दृष्टि का द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर का एक कथन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और आज के वीडियो का लास्ट नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा। लास्ट नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि संदर्भ में भाषा पढ़ाने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? संदर्भ में भाषा पढ़ाने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, ये आपको बताना होगा। नियम आसानी से रट जाते हैं बच्चे, ये लाभ होगा कि बच्चे भाषा के नियमों को अर्थपूर्ण और स्वाभाविक स्थिति में समझते एवं प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्रयोग करना और स्वाभाविक रूप से समझना,
अधिगम में नहीं, अर्जन में समझना। ये बात ऑप्शन सही करा है। पाठ्य पुस्तक पर जल्दी समाप्त हो जाती है, ये करना। शिक्षक का काम आसान हो जाता है, ये होता है इसका उद्देश्य। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। याद रखेंगे, संदर्भ भाषा पढ़ाने का मुख्य लक्षण यही होता है कि बच्चे इस भाषा को अर्थपूर्ण तरीके से ग्रहण करते हैं और स्वाभाविक रूप से समझ लेते हैं और सीख जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की पूरी 50 प्रश्नों को आसान तरीका से हमने कवर किया। और अब तक आप जुड़े रहे तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दीजिए आज की वीडियो से विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।